एंटोनी लियोजर इन्होंने हमें जो पहला लॉ दिया वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इस लॉ को हम देखेंगे, लेकिन इस लॉ को पूरी तरह समझने के लिए 8th स्टैंडर्ड में हमने जो कुछ एलिमेंट स्टडी किए थे उनके बारे में भी हमें जानकारी होना जरूरी है। साथ ही कुछ टर्म जो हमने 8 में देखे थे वो टर्म भी हम एक बार रिवाइज करते हैं। आपने 8th स्टैंडर्ड में एक टर्म आपको गई होगी, दैट टर्म इज एटॉमिक नंबर। ओके, ये टर्म आपने 8th स्टैंडर्ड में भी लर्न की है, एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर मतलब क्या है? वी नो दैट जो एटम बना रहता है, ओके, एटम अगर कोई भी हम अगर एटम लेते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। बाद में क्या रहते हैं? ऑर्बिट्स रहते हैं, और ऑर्बिट्स में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमने एक स्ट्रक्चर निकाला एटम का। अगर इसमें 6 प्रोटॉन है, ठीक है, तो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने निकाला है, ओके, ये है न्यूक्लियस और ये है उसके शेल्स, ओके, और उसका क्या कहा जाता है? ऑर्बिट भी कहा जाता है। अब एटॉमिक नंबर मतलब इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ क्या है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने देखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा होता है। इसलिए एटॉमिक नंबर मतलब क्या कि उस एटम में कितने प्रोटॉन्स है, ओके, ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। ठीक है, दूसरी जो कॉन्सेप्ट है वो हमने देखी थी एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास ये कॉन्सेप्ट हमने देखी थी और हमने उसमें देखा था कि एटॉमिक मास मतलब व्हाट? इट इज अ sum of proton, it is the sum of mass of proton plus mass of neutron। ये दोनों की सम करेंगे तो इससे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? उसका एटॉमिक मास मिलेगा। ओके, तो ये क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो गया? 12। और इस एटम का एटॉमिक नंबर कितना होगा अगर देखा जाए तो? कितना है? 6 है। ठीक है, तो 6 नंबर का एटम अगर हम देखा जाए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो आता है वो कार्बन होता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर कितना है? 6, लेकिन उसका एटॉमिक मास कितना है? 12 है। तो एटॉमिक मास मतलब क्या रहता है? इट इज द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों को मिला के क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, और इलेक्ट्रॉन्स, और है एंड नहीं, और, ओके, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। ओके, एक एटम में कितने प्रोटॉन्स है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों भी कॉन्सेप्ट जो हमने देखे थे वो हमने 8th स्टैंडर्ड में देखे थे। अब ये होने के बाद वी नो दैट हमें कम से कम 20 एलिमेंट जो है उनका एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अगर हमें इस टॉपिक को समझना है तो उसका बार बार क्या है? यूज आने वाला है। तो फर्स्ट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, वेट, वो निग्लिजिबल रहता है, इसलिए प्रोटॉन को 1 काउंट किया गया। इसलिए एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 हो गया। एटॉमिक नंबर हीलियम, सेकंड नंबर का हीलियम है, थर्ड नंबर का लिथियम है, फोर्थ नंबर का बेरिलियम है, फिफ्थ नंबर बोरॉन, सिक्स नंबर कार्बन, सेवन नंबर नाइट्रोजन, 8 नंबर ऑक्सीजन। ओके, देन 9 नंबर फ्लोरीन, 10 एटॉमिक नंबर जो है, ओके, 10 जो है वो है नियॉन, ओके,
11 जो है वो है सोडियम Na, 12 जो है वो है मैग्नीशियम Mg, 13 जो है वो है एल्यूमिनियम, 14 जो है वो है सिलिकॉन, 15 जो है वो है फॉस्फोरस, 16 जो है वो है सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 ऑर्गन, 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्शियम। ये है इसके एटॉमिक नंबर। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, नियॉन का जो है वो 10 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, ऑर्गन का 18, पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का 20। यह है उनका एटॉमिक नंबर। ओके, अब एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम, प्रेजेंट इन एटम मतलब हम बता सकते हैं कि इसमें 2 प्रोटॉन है, सॉरी इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है, या इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इस निस्बत। ओके, अब दूसरी बात है उनका एटॉमिक मास। ओके, तो उनका एटॉमिक मास, जनरली एटॉमिक मास जो है जनरली ये डबल होता है एटॉमिक नंबर के। जिस तरह अगर हम देखा जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो एक ही आएगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन तो नहीं है, ओनली प्रोटॉन है। हीलियम का जो है वो 4 है, लिथियम का 6 है, बेरिलियम का 8 है, बोरॉन का 10 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 18 है, नियॉन का 20, सोडियम का 23 है। ये थोड़ा सा अलग है। ओके, इसमें एक न्यूट्रॉन जाता है, मतलब 11 जो है इसमें प्रोटॉन है, 12 जो है वो न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका क्या आएगा 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27 है। ओके, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। इसका कितना है 27, ये 28 है, ये 30 है। ओके, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 34 और 35 ये दोनों पाया जाता है। ठीक है, 34 और 35 ये दोनों रहता है। अभी हम इसको 34 पकड़ लेते हैं। ठीक है, ऑर्गन का 36 है एटॉमिक मास, इसको कोई चेंज नहीं। ये जो पोटेशियम है इसका 19 की डबल 38 होना चाहिए, लेकिन ये 39.5 इतना है। और कैल्शियम जो है उसका क्या है 40 है। मतलब हमने लगभग जो देखा ये क्या है एटॉमिक मास। जनरली एटॉमिक मास जो रहते हैं वो क्या रहते हैं डबल रहते हैं एटॉमिक नंबर से, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे क्या है उनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है ज्यादा है। तो ये जो 20 एलिमेंट्स है हमें उनको याद रखना है, क्योंकि इस पे डिपेंड ही हमारे नेक्स्ट वाले लॉज है। ओके, तो हमारे एलिमेंट 20 तक आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नाइट्रोजन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, ये है उनकी 20 तक। जो 20 तक हमने बोल रहे हैं वो है उनका एटॉमिक नंबर, और उनके डबल कुछ कुछ एक्सेप्शन छोड़ के। एक्सेप्शन क्या है मैंने आपको बताया है, उनको छोड़ के क्या रहेंगे उनका एटॉमिक मास रहेगा। तो ये हमने देख लिया। अभी जो नेक्स्ट हमारे इसमें लॉ, जो एंटोनी ल्यूइस इन साइंटिस्ट ने जो लॉ दिया है वो लॉ है, उसको देखते हैं हम। वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जो एग्जांपल हमारे बुक में है वही एग्जांपल हम लेते हैं। वो एग्जांपल है कि व्हेन कैल्शियम क्लोराइड, ओके, CaCl2, ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड, व्हेन रिएक्ट विथ, इसकी रिएक्शन होती है सोडियम सल्फेट से, Na2SO4, ये है सोडियम सल्फेट, ओके, सोडियम और ये SO4 मतलब सल्फेट, ये हो गया सोडियम सल्फेट। व्हेन कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विथ, ये प्लस का साइन दिख रहा है कि रिएक्शन कर रहा है, ओके, व्हेन कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट इट गिव्स, जिसकी बात बोला था मैंने, ओके, अभी बोला था पिछली बार जब वाटर की रिएक्शन में, उसको बोलते हैं इट गिव्स, क्या देता है, क्या फॉर्म होता है, तो फॉर्म होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ओके, प्लस NaCl, ओके, ये जो Na है वो Cl के साथ कंबाइन हो जाता है तो ट्वाइस NaCl, और ये जो कैल्शियम है ये क्या होता है, ये सल्फेट के साथ कॉम्बिनेशन होता है, तो कैल्शियम जब सल्फेट के साथ होता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट, ओके, और ये क्या बन गया आपका सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक। तो ये रिएक्शन हमारे बुक में दी गई है। तो Lavoisier when carried out the chemical reactions, okay, they find out that कि इन दोनों का, ओके, इन दोनों का जो उन्होंने वेट काउंट किया, मास काउंट किया, वो 300.23 ग्राम, इतना उनको फाइंड आउट हुआ, इतना फाइंड आउट हुआ 300.23 ग्राम। और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जब इनका वेट काउंट किया गया, इनका भी वेट 300.23 ग्राम ही क्या हुआ उनको मिला, ओके। तो जो साइंटिस्ट थे Lavoisier, उन्होंने बता दिया कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन देयर इज नो इंक्रीज एंड फॉल इन द व्हाट मास ऑफ द एलिमेंट, मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उनका, उनमें जो एलिमेंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो ना ही उनका मास बढ़ता है और ना ही उनका मास कम होता है, ठीक है। और इस पे ही ये सेंटेंस करने के बाद उन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है। अब लॉ समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि दिस लेफ्ट साइड, ओके, ये जो लेफ्ट साइड हमने यहाँ पे लिखी है अप टू ये एरो तक, इस लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। और इस राइट साइड को जो भी हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। इस साइड को बोलते हैं, लेफ्ट साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब द एलिमेंट व्हिच आर टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ओके, ये एरो के इस तरफ बताए जाते हैं, राइट साइड को बताए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है इन्हें, प्रोडक्ट। तो Lavoisier ने बताया कि जो रिएक्टेंट का जो मास होता है वही किसका मास होता है, प्रोडक्ट का मास होता है। मतलब जो मास यहाँ पे था वही मास किधर ट्रांसफर हुआ, प्रोडक्ट में ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मास कम नहीं हुआ ना ही वो ज्यादा हुआ। बस इसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट हम देखते हैं। इन केमिकल रिएक्शन, देखिए ये जो है ये सारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ओके। इन केमिकल रिएक्शन स्टेटमेंट देख रहे हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का स्टेटमेंट क्या है, इसमें एग्जाम में हमें पूछते हैं। तो इन केमिकल रिएक्शन, अभी हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन ही देखा है, ओके। ये होगी प्रोडक्ट साइड और ये होगी हमारी रिएक्टेंट साइड। तो इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, ओके, इन केमिकल
रिएक्शन। क्या होता है इन केमिकल रिएक्शन में? द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट, द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट मतलब ये वाली साइड, ये रिएक्टेंट वाली साइड। ओके, इन केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज the total weight of the product form due to the chemical reaction. बहुत ही सीधा और सादा स्टेटमेंट है इनका कि इन केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमने देखा कि ये केमिकल रिएक्शन है, द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, जो टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट कितना है, यहाँ पे 300.23 ग्राम। ओके, इज सेम, ये सेम है, किससे सेम है? द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, ये जो प्रोडक्ट बना है कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, इससे क्या है वो सेम है। द प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ भी आपको दिख रहा है 300.23 ग्राम ही है इन प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। ओके, ये इतना सीधा स्टेटमेंट है। इन द केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो मैटर होता है और उसका मास होता है, ओके, वो कहीं भी इंक्रीज नहीं होता है और कहीं भी डिक्रीज नहीं होता है। जो रिएक्टेंट का है वही क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है। और ये थ्योरी और ये जो लॉ उन्होंने पुट फोर्थ किया, ये लॉ पुट फोर्थ किया 1785 को, तो पुट फोर्थ किया 1785 को। तो कभी-कभी ये भी पूछ सकते हैं ईयर फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ओके, अभी हम देखेंगे दूसरा लॉ, ठीक है, जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये एलिमेंट आपको लर्न होने चाहिए, इसका हमें बहुत काम है। दूसरा लॉ जो हमारे बुक में दिया गया है वो है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, अब कांस्टेंट इसका मतलब है कि सेम, एक जैसा। ओके, चेंज नहीं, देयर इज नो चेंज, उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। और प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली। ओके, जो उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके बारे में हमको बताया गया और उसका स्टेटमेंट जो भी दिया वो साइंटिस्ट है J.L. Prout। ओके, J.L. Prout नाम के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इस थ्योरी को पुट फोर्थ किया और वो थ्योरी पुट फोर्थ की गई 1794 में। J.L. Proust उन्होंने बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो क्या स्टेटमेंट था इनका, ये हम देखते हैं। उसके पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें कुछ समझ में आएगा। वही एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने हाइड्रोजन का रिएक्शन किया, ओके, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। वी यूज द वाटर। ओके, अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, ओके, एटॉमिक मास है, ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 है। ओके, और यहाँ पे अब केमिकल रिएक्शन हम लिख देते हैं, क्या बनेगा, H2O, ये O2 है। ओके, यहाँ पे इसलिए 2 लिखने चाहिए।
अब देखिए हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है, ठीक है, और कितने हाइड्रोजन लिए हमने 2, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2, और इधर भी बाहर 2 है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो अभी हमने देखा है कितना है, 16 है एटॉमिक मास, ओके, और ये भी कितने लिए हमने 2 है। तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आएगा 4 और इसका कितना आएगा 32, ओके, और इसका रेशियो अगर हम निकालेंगे ये हो जाएगा 1:8। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 1:8 के प्रोपोर्शन में कंबाइन आते हैं तब क्या बनाएंगे, वो वाटर बनाएंगे, तब क्या बनाते हैं, वो वाटर बनाते हैं। तो ऐसा जो फिक्स प्रोपोर्शन देने का जो काम किया है वो किन्होंने किया है, प्राउस जी ने किया है, ओके, जे.आर. प्राउस ने किया है, और वो उन्होंने अपनी थ्योरी कब पुट फोर्थ की, 1794 में। अब इनका स्टेटमेंट क्या है, ओके, इनकी जो लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो हम देखते हैं। इनकी लॉ का स्टेटमेंट था द प्रोपोर्शन, ओके, जो भी प्रोपोर्शन के बारे में बता रहे हैं इसलिए द प्रोपोर्शन बाय वेट, ओके, लेकिन वेट को कंपैरिजन करके, प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द constituent element okay, the proportion by weight of the constituent elements in the various sample of compound is same, is क्या है, सेम, और is फिक्स। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कंबाइन आके कोई तो भी न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, ओके, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो कि जिसे हम रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, ओके। इन द वेरियस सैंपल of the compound is fixed, okay, कोई भी आप कंपाउंड लेंगे तो उस कंपाउंड में उन एलिमेंट का क्या रहेगा, एक फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा, उसी प्रोपोर्शन में वो कंबाइन आके वही सब्सटेंस और वही कंपाउंड बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने दूसरा एग्जांपल हमें दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 में व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ओके, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें कार्बन का एटॉमिक मास नंबर है 12, ओके, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है, 16, ये हमने देखा है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है इसलिए उसका एटॉमिक मास 12 है, और इसका एटॉमिक नंबर 8 है इसलिए इसका एटॉमिक मास नंबर 16 है, ओके। लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो उसका प्रोपोर्शन क्या हुआ, 12:32, और इसको 4 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा, 4 3 12 और 4 8 32। मतलब ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ओके, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना रहेगा, ऑलवेज 3:8, ऑलवेज कितना रहेगा, 3:8। टोटल अगर इसका मास देखेंगे तो इसका टोटल मास आएगा 44 ग्राम, ओके, कितना आएगा, 44 ग्राम, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, अगर हम इसके एडिशन करते हैं 2 + 2 4 तो 3 + 1 कितना है, 4, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, ओके, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या है, 3:8, क्या है, 3:8। वैसे भी हमने देखा है कि वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या है, 1:8, तो टोटल कितने ग्राम वाटर फॉर्म होता है, 9 ग्राम, ओके। इस तरह हमने पहले भी देखा है। तो ये है
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किन्होंने दिया ये थ्योरी, लॉ किसने दिया? जे.एल. प्राउस ने। कब दिया? 1794 को। क्या स्टेटमेंट है लॉ का? द प्रोपोर्शन बाय द वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट। ओके, द प्रोपोर्शन, काय का प्रोपोर्शन? बाय द वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट इन द वेरियस सैंपल ऑफ द कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड में, कोई भी आप कंपाउंड लेंगे उसमें वो क्या रहता है? फिक्स। क्या रहता है? वो फिक्स रहता है। ये किसने बताया? जे.एल. प्राउस ने। और इनके लॉ को क्या नाम दिया गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या रहता है? ऑलवेज कांस्टेंट। क्या रहेगा ये? ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट वाले इसमें हम देखेंगे एटम, एटॉमिक साइज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में।